बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने थ्योरम पढ़ा था (5.1.4) जो कि कहता था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है आपके पास कॉची सीक्वेंस होता है। कल जो हमने थ्योरम पढ़ा था ये उसकी स्टेटमेंट है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो यूजुअली ट्रू नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि वो ट्रू हो। कन्वर्स क्या है कि हर कॉची सीक्वेंस ज़रूरी नहीं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी हो इन मीट्रिक स्पेसेस। ये हम मीट्रिक स्पेस की बात करें कि मीट्रिक स्पेस में अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो कॉची होगा लाजमी। लेकिन अगर कॉची सीक्वेंस है तो मे नॉट, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी हो। अभी हम एक एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल क्या है? ये हमारे पास सब स्पेस है रियल स्पेस की। मीट्रिक डी है हमारे पास x क्रॉस x टू r। डिफाइन किस तरह से है? कोई भी दो एलिमेंट्स के द्वारा जो डिस्टेंस है वो उनके डिफरेंस के मॉड के बराबर है, सच दैट x y जो है वो x के मेंबर्स है। हम इस स्पेस के अंदर एक सीक्वेंस लेते हैं 1/n। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि रियल एनालिसिस में ये सीक्वेंस जो है ज़ीरो कन्वर्ज करता है। कैसे? अब कोई भी एप्सिलॉन ले लें 1 और एप्सिलॉन ले लें। अब ये दो रियल नंबर्स हैं, इनके ऊपर हम आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप कोई भी दो पेयर ऑफ रियल नंबर्स ले लें तो आपके पास एक नेचुरल नंबर n नॉट एग्जिस्ट करेगा such that 1 is less than natural number times second real number। ये हमने इन दोनों रियल नंबर्स के पेयर पर आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी अप्लाई की है जो कि आपने रियल एनालिसिस में पढ़ रखी है। इस n नॉट को इस तरफ शिफ्ट कर दें। अब 1 और n नॉट एप्सिलॉन से लेस है तो इसका मतलब है आपके पास 1/n माइनस 0 xn माइनस 0। xn को 0 पे कन्वर्ट करवाना है, xn की वैल्यू पुट की, ये 1/n इज लेस देन 1/n नॉट विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ये कैसे आया? देखो बेटा, अगर आपके पास 1/4 जो है वो लेस देन हो 1 के तो 1/5 भी लेस देन 1 होगा ना। अब 5 4 से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल भी आपके पास 1 से लेस होगा। 1/5 जो है 1/4 से लेस होगा, 1/6 इससे लेस। जो जो नेचुरल नंबर होते जाएंगे उनके रेसिप्रोकल छोटे होते जाएंगे और एक दूसरे छोटे हो जाएंगे। अब 1/4 1 से लेस है तो इससे बड़े नेचुरल नंबर्स के जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी 1 से लेस होंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आपके पास 1/n जो है वो 0 को कन्वर्ट कर गया है। सीक्वेंस जो है वो आपके पास 0 को कन्वर्ट कर गया है। अब 0 कन्वर्ट कर गया है और 0 जो है वो रियल नंबर्स का रियल नंबर है। इसका मतलब है कि ये जो xn है ये कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेस इन रियल नंबर्स, बट xn डज नॉट कन्वर्जेस टू इन x में कन्वर्ज नहीं कर रहा है। x में क्यों नहीं कन्वर्ज कर रहा है? अभी तो हमने इसको कन्वर्जन शुरू किया। देखो बेटा, ये जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है ना 0, वो इस स्पेस का मेंबर नहीं है। सीक्वेंस इसी में से है। सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स हैं
वो इसी स्पेस में से उठाई गई हैं, लेकिन ये सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट जो है वो आर का तो मेंबर है, लेकिन इस स्पेस एक्स का मेंबर नहीं है। तो सीक्वेंस जो है वो इस के पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा, इसलिए वो इसके अंदर कन्वर्जेंट नहीं है। वो आर के अंदर तो कन्वर्जेंट है, लेकिन एक्स के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है। तो अब ये हमारे पास एक ऐसे सीक्वेंस की एग्जाम्पल आ गई है जो कि एक्स के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है, और हम शो करेंगे इस सीक्वेंस को कि ये सीक्वेंस जो है हमारे पास है कॉची सीक्वेंस है। इसको शो करेंगे कि ये कॉची सीक्वेंस है इन एक्स। कॉची सीक्वेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस लेंगे। एक्स एम जो है 1/m और एक्स एन जो है वो 1/n हो जाएगी आपके पास। दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/m। और जैसे एम एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, ये आपके पास 0 को अप्रोच करेगा। तो सीक्वेंस जो है आपके पास कॉची सीक्वेंस हो गया है। अब ये एक ऐसा कॉची सीक्वेंस आ गया है जो कि एक्स के अंदर कन्वर्ज नहीं करता। अभी हमने शो किया है ना, डज नॉट कन्वर्जेस इन एक्स के अंदर कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास एक ऐसा कॉची सीक्वेंस आ गया है जो कि इस स्पेस के अंदर कन्वर्ज नहीं करता। तो जो हमने थ्योरम कल पढ़ा था कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस होता है, उसका जो कन्वर्स है कि हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा वो ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो। अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स, इफ़ n इज़ even इज इक्वल टू n इफ़ n इज़ odd। ठीक, अब ये हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है। अब देखो, अगर हम सीक्वेंस का सिर्फ ये पोर्शन लें, ठीक है, तो ये आपके पास कन्वर्जेंट है। इसका ये वाला इस सीक्वेंस का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये आपके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। ठीक है, और अगर हम ये वाला पोर्शन लें ऑड वाला, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट है। ये डाइवर्जेंट क्यों है? ये डाइवर्जेंट इसलिए है क्योंकि आपके पास ये बढ़ता ही जा रहा है, अनबाउंडेड हो गया। तो जो अनबाउंडेड सीक्वेंस होते हैं वो आपके पास डाइवर्जेंट होते हैं। ठीक है, अब ये सीक्वेंस बजाते खुद जो सारा सीक्वेंस है ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि ये जो है आपके पास सीक्वेंस जो है वो ग्रो ही करता जाता है, बढ़ता ही जा रहा है, अनबाउंडेड है। और ये जो है आपके पास इसलिए जो अनबाउंडेड है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है, लेकिन ये आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं, ये डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस बजाते खुद डाइवर्जेंट है, लेकिन उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो इस एग्जाम्पल को करने का मकसद क्या है? इस एग्जाम्पल को करने का मकसद ये है कि जो खुद जो है आपके पास ऐसे सीक्वेंस जिनके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि खुद भी कन्वर्जेंट हो। सीक्वेंसेस which have convergent subsequence does not converge itself। वो ज़रूरी नहीं कि खुद भी कन्वर्ज करें, तो ऐसे सीक्वेंसेस जिनके पास कन्वर्जेंट
सब सीक्वेंस हो तो वो ज़रूरी नहीं कि खुद कन्वर्ज करें। लेकिन आगे हम एक रिज़ल्ट पढ़ेंगे काशी सीक्वेंसेस के मतलब। काशी सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है कि अगर उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाए तो वो खुद लाजमी कन्वर्जेंट होगा। काशी सीक्वेंसेस के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनके पास उनका एक भी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है तो वो काशी सीक्वेंस बताते खुद भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ऐसी और प्रॉपर्टी जो है वो और किसी सीक्वेंस के पास मौजूद नहीं है। थ्योरम है आपके पास, आकाशी सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। आकाशी सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस converges if and only if it is convergent, it has convergent subsequence. प्रूफ, आपने काशी सीक्वेंस ले लिए, मिट्टी स्पेस के अंदर आपने काशी सीक्वेंस ले लिया, ठीक है, और सपोज कर लिया कि ये कन्वर्जेंट है, और फर्दर आपने सपोज कर लिया कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो फिर आपने शो क्या करना है, आपने शो करना है कि फिर ये जो आपके पास काशी सीक्वेंस है इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है, इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है। अभी अभी जो हमने सपोज किया है वो क्या किया है कि ये जो काशी सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है तो आपके पास ये अपना ही सब सीक्वेंस है, एक्स एन इज सब सीक्वेंस ऑफ इट सेल्फ। ये अपना भी जिस तरह हर सेट जो है वो अपना सबसेट होता है, इस तरह हर सीक्वेंस अपना भी सब सीक्वेंस है, और सीक्वेंस खुद कन्वर्जेंट है तो ये अपने सब सीक्वेंस के तौर पर भी कन्वर्जेंट होगा। आल्सो इट इज़ कन्वर्जेंट, तो आपके पास हर काशी सीक्वेंस अपना ही कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस के तौर पर आएगा। कन्वर्सली सपोज करें कि ये एक काशी सीक्वेंस है एंड इट हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो फिर आपने क्या शो करना है कि फिर सीक्वेंस खुद भी कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस इज़ आल्सो कन्वर्जेंट, सीक्वेंस खुद भी फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है जी। हमने कहा कि ये काशी सीक्वेंस है और ये इसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, जिसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो अब इसके कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन अप्लाई करने लगे हैं हम। तो आप कोई भी एप्सिलॉन लें तो आपके पास दो नेचुरल नंबर्स n1 n2 एग्जिस्ट करते हैं सच दैट फॉर ऑल m n के ग्रेटर देन इक्वल टू n1 डिस्टेंस बिटवीन x n k इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब हमने ये कैसे लिख ली है, हमने कहा सीक्वेंस काशी है
और उसका जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो काशी होता है। इसका मतलब ये भी काशी है, ये भी काशी सीक्वेंस है, ये भी काशी सीक्वेंस और ये इसी का सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस से मेरा क्या है कि हमने इसके अंदर से टर्म्स चूज़ की हुई हैं, हमने टर्म्स चूज़ करके सब सीक्वेंस बना लिया है। जैसा कि अगर कोई सीक्वेंस है आपके पास 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है आपके पास। तो इसमें कुछ टर्म्स चूज़ करने लगी 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो ये इसका सब सीक्वेंस है। जो सब सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस के अंदर से ही हमने टर्म्स चूज़ करके बनाया होता है। अब देखो बेटा, अब ये सीक्वेंस काशी है। काशी होने का मतलब क्या है कि ख़ास नेचुरल नंबर के बाद सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस दैन एप्सिलॉन हो जाता है। तो जो आप ख़ास नंबर चूज़ करते हैं, चले हम n = 4 कर लेते हैं। n = 4 के बाद जो सीक्वेंस के पास टर्म्स हैं वो सीक्वेंस वाली भी हैं और सब सीक्वेंस वाली भी हैं। ये 1/6, 1/8, ये जो आपके पास n = 4 है, इसके बाद जो आपके पास सीक्वेंस के टर्म्स हैं उसके पास सीक्वेंस की अपनी टर्म्स भी हैं और सब सीक्वेंस की टर्म्स भी हैं। तो हमने कहा कि सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दौरान जो डिस्टेंस है वो लेस दैन एप्सिलॉन होगा। तो फिर सीक्वेंस और सब सीक्वेंस दोनों की टर्म्स के दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो लेस दैन एप्सिलॉन होगा। ठीक है जी। इसी तरह n k > n2 implies xnk x is less than epsilon/2। ये मैंने कैसे लिख लिया? हमने सपोज किया कि काशी सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो वो किसी न किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता होगा। हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स को कन्वर्ज करता है। तो ये सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन अप्लाई की है। ये सीक्वेंस के काशी होने की डेफिनेशन है, ये सीक्वेंस के काशी होने की डेफिनेशन है और ये आपके पास सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन हमने अप्लाई की है। अब हम इन दोनों n1 और n2 दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको चूज़ कर लेते हैं, उसका नाम n0 रख लेते हैं। दरअसल हमने करना क्या है, हमने सीक्वेंस को बजाते खुद भी कन्वर्जेंट शो करना है। ये सब सीक्वेंस है और ये x को कन्वर्ज कर रहा है, ये आपके पास सीक्वेंस है। तो हमने इस सीक्वेंस को भी इसी x के ऊपर कन्वर्ज करवाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि सीक्वेंस और उसके सब सीक्वेंस की जो लिमिट्स हैं वो डिफरेंट हो। सीक्वेंस और उसके सब सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा जिस पॉइंट को सीक्वेंस करता है। इसलिए हम सीक्वेंस को इसी पॉइंट x पे कन्वर्ज करवाएंगे और ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। xn k प्लस xn k x। अब ये अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास ये चीज़ है वो एप्सिलॉन/2 से लेस है और ये चीज़ भी एप्सिलॉन/2 से लेस है। फॉर ऑल n > n0, तो डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n > n0। तो हमने शो कर दिया कि सीक्वेंस बजाते खुद भी कन्वर्जेंट है। तो अगर किसी काशी सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ जाता है तो वो सीक्वेंस जो है वो लाजमी कन्वर्जेंट हो जाता है। तो ये काशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करने का एक और आपके पास मेथड आ गया है। अगर आपके पास काशी सीक्वेंस है और आप उसका एक भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली उसको प्रूव किए बगैर वो काशी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट रिमार्क्स हैं आपके पास। रिमार्क नंबर 1 है आपके पास, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर और वो कन्वर्जेंट भी हो तो उसका हर सब सीक्वेंस भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा। देन
एवरी सब सीक्वेंस एक्स एन के। सब सीक्वेंस को अक्सर हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। हर जो सब सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का वो भी कन्वर्जेंट होगा, आल्सो कन्वर्जेंट टू द सेम लिमिट। ऐसा नहीं होगा कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसके सब सीक्वेंस जो हैं वो किसी और पॉइंट को कन्वर्ज करें, वो उसी को लिमिट को कन्वर्ज करेंगे। कैसे? हमने कहा कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, इसके कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन अप्लाई करने लगे हैं। कोई भी एप्सिलॉन ने दे नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट फॉर और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अभी ये भी मैंने आपको जो बात बताई है कि अगर फर्ज करें आपके पास एक सीक्वेंस है 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 और ये 0 कन्वर्ट कर, हम इसका सब सीक्वेंस लेते हैं 1/2 1/4 1/6 1/8। अगर मैं ये एक नेचुरल नंबर 4 यूज़ कर लेती हूँ, 4 और उसके बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उसके पास सब सीक्वेंस की भी टर्म्स है ना। अगर 4 और उसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म का एक्स से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो 4 और उसके बाद सीक्वेंस के पास सब सीक्वेंस की भी टर्म्स हैं, वो भी आपके पास इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, वो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। उनका भी एक्स के साथ जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो लिहाजा एक्स एन के और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो आपके पास जो सब सीक्वेंस है वो भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। रिमार्क नंबर 2 क्या है? ठीक है, रिमार्क नंबर 2 है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के पास हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स एंड converges to x, then x is a limit point of the set। अब पहले मैं आपको वो कहते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है और उसके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं और वो कन्वर्जेंट भी हो, तो फिर जो उस सीक्वेंस की लिमिट है, जब आप उस सीक्वेंस को सेट के अंदर लिखेंगे तो उस सेट का भी वो लिमिट पॉइंट बन जाएगी। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको रिकॉल करा दूँ। डिस्टिंक्ट टर्म्स का मतलब क्या है? इन्फिनिट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स। फर्ज करेंगे आपके पास एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है आपके पास। सीक्वेंस क्या हुआ है कि पहले उसकी कुछ टर्म्स डिस्टिंक्ट हैं और उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया, उसकी सारी टर्म्स 2 होती जा रही हैं। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है कि जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, जबकि ये जो सीक्वेंस है आपके पास इसकी आपके पास सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो इस सीक्वेंस के पास जो है वो इन्फिनिट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है। फर्ज करें वो सीक्वेंस जो है उसके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स भी हों और वो कन्वर्जेंट भी हों, तो जो सीक्वेंस की लिमिट है जब आप उस सीक्वेंस को सेट में लिखेंगे तो वो जो लिमिट है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ
सेट, तो वो इसे सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। सेट का लिमिट पॉइंट होने में और सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होने में फ़र्क है। कोई भी जो पॉइंट है वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कब बनता है, जब वो एप्सिलॉन और नेचुरल नंबर वाली डेफिनेशन फुलफिल होती है। अब सेट का लिमिट पॉइंट कैसे बनता है, जब हर ओपन बार जिसने उस पॉइंट को कंटेन किया हो मस्ट कंटेन द पॉइंट ऑफ द सेट अदर देन दिस। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो सीक्वेंस है और उसके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं और वो कन्वर्जेंट भी है, जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज करता है, जब आप उस सीक्वेंस को सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो जो सीक्वेंस की लिमिट है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आगे बार बार यूज़ होना है, इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल्स के साथ समझा रही हूँ। अब मैं इसको प्रूव करने लगी हूँ। अब हमने क्या कहा है कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है एक्स पर, तो इसका कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो कोई भी आप एप्सिलॉन लेंगे तो आपके पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो नेचुरल नंबर, और उसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म का एक्स से डिस्टेंस है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स एन का एक्स से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब है कि अगर आप एक्स को सेंटर मानते हुए एप्सिलॉन रेडियस की ओपन बार बनाएं तो एक्स एन जो है वो इसको बिलोंग करेगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी यही है कि एक्स एन जो है अगर इस ओपन बार को बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब एक्स एन और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। हुआ क्या है, अगर ये आपके पास सीक्वेंस है, ये आपके पास सीक्वेंस है, हमने कहा कि n और उसके बाद सीक्वेंस के जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का एक्स से जो डिस्टेंस है लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब n और उसके बाद जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो इस ओपन बार में चली गई। इस ओपन बार में चली गई तो जब आप इस ओपन बार का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और ए क्या है, इसी सीक्वेंस को हमने सेट में लिख दिया है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये नॉन एम्प्टी आएगा। क्यों नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि इसके पास n और इसके बाद सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म्स मौजूद हैं। n और उसके बाद सीक्वेंस के सारी टर्म मौजूद है, इसका मतलब है कि इस b के पास a का इसके पास सारा का सारा पोर्शन मौजूद है, तो इनकी इंटरसेक्शन में इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन आ गए हैं और यही लिमिट पॉइंट होने की डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट x है दिस इज़ आल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से ज़हन करना है, ये आगे बार बार यूज़ होना है और इसको मैंने बार बार इतनी तफसील से एक्सप्लेन नहीं करना।